दोस्तों भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 10th में जो आपके एसएसटी के पेपर हैं, तो मेरे भाई दिल दिमाग से एक ही चीज बोलना चाहूंगा। आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होगी, बट इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में एग्जामिनर पेपर कहां से सेट करता है और आपको एग्जैक्ट लिखना क्या होता है। तो मेरे भाई अगर आपने कंप्लीट इस सेशन को देख लिया, आपके एसएसटी के पेपर में इतनी 110% गारंटी है 80 आउट ऑफ 70 आपके इंक्लूड हो जाएंगे, एक्सक्लूडिंग मैप। मैप का मैं आपको बताऊंगा, जो कि 2 नंबर आपके हिस्ट्री के, 3 नंबर आपके ज्योग्राफी के। तो भाई ध्यान से सुनना, जो जो चैप्टर मार्क करूं उसको, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करूं उसको, मेरे भाई हर बार पेपर ना इसी लेवल पे बना है। मैंने बहुत सारे पेपर एनालाइज किए हैं, कल तक आपको वो पेपर भी मिल जाएगा। तो मेरे भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आपको ये वाला चैप्टर और ये वाला और उसके बाद में ये वाला, मोस्टली जो है मोस्टली आपके इन 3 चैप्टर से ही हिस्ट्री के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्योंकि आपने साइंस का देखा होगा, जो सेट थर्ड देखा आपने साइंस में, तो मेरे भाई क्या करा उसमें, वो थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज हो गया। सेट 1 और 2 में क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल हो गया। जो कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स मैंने बहुत पहले बोला था कि भाई ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा, वो मेरे भाई आपको पता है ये सारी चीजें। बट एक चीज मैं आपको प्रेडिक्ट करके देता हूं, यहां से 110% की गारंटी एसएसटी का पेपर मॉडरेट लेवल का होगा। जो इस क्लास में तुम्हें टिक करा जाए वो आपके पेपर में फंसेगा, 110% गारंटी। तो चलो फटाफट से पहले इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, इसके देखेंगे। मैं इन दोनों में कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा, अब प्रिंट एंड कल्चर के भी आपको सामने देखने को मिलेगा। यहां से आपके क्या मैप भी देखने को मिलेगा। मैप का सेक्शन लास्ट में आएगा, बट अब पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने लाइक नहीं किया मेरे भाई आप एक लाइक जरूर करना। हिस्ट्री में ये 3 चैप्टर, ज्योग्राफी में आपके सामने सबसे पहले लाइफ एंड इकोनॉमी का छोड़ दो, यहाँ पे फॉरेस्ट एंड लाइफ या रिसोर्स डेवलपमेंट या वाटर या एग्रीकल्चर। आप एक ये एग्रीकल्चर को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क के चलो, एक आपके रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क के, यहां से आपके केस बेस्ड भी आने के चांसेस हैं। मतलब पिछले सालों के मुताबिक देखते जाओ, बस ध्यान से, एक सेकंड भी इधर उधर माइंड मत करना। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे पॉलिटिकल में। भाई पॉलिटिकल में आपके सामने पहला पावर शेयरिंग, कौन सा भाई, ये पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग के अंदर में आपके कौन सा, ये डिजायरेबल वाला और डिजायरेबल। व्हाई इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहां से आपके इस टर्म में ये क्वेश्चंस, और दूसरे में आप सब फेडरल से भी, और उसके बाद पॉलिटिकल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहां से डेमोक्रेसी के। मतलब अगर आप इन दो कर दो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लिख पाओगे। अभी देखते जाओ, सारा चीज आपको मैं डिस्कस कर दूंगा। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी बट आपके काम की चीजें होगी मेरे भाई। इकोनॉमिक में आपके साथ ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 सेक्टर्स। यहां से आपके एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चंस, डेवलपमेंट और मनी एंड क्रेडिट से भी। मतलब इकोनॉमिक्स तो आपकी जान समझो इस वाले का। तो मेरे भाई आपके सामने पहला चैप्टर आता है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहां तक देख लिया आपने, अब दिल थाम के देखना, जो जो टॉपिक मार्क करूं इधर बैठाना, इधर समझे भाई। एसएसटी का भी तगड़ा पेपर जाएगा, जो मैथ्स का आने वाला है वो तो भाई आग लगाएंगे उसमें मेरे भाई। आपके सामने टॉपिक मार्क करो, ठीक है, थोड़ा पेशेंस बना कर रखना प्लीज भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है मेरे भाई, आपको क्या चीज याद करना है, रीजन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब एक पॉइंट देखो, जब भी कभी भी किसी कंट्री का, मतलब कि आप मोनार्की से अगर आप डेमोक्रेसी की ओर शिफ्ट होते हो तो कुछ ना कुछ तो रीजन होता है बिहाइंड। तो क्यों ऑटोक्रेसी कुछ ना कुछ गलत कर रखा होता है। रीजन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एक तो बस आप ये टॉपिक के बस की फीचर्स आप याद कर लो। क्या कर लो, यहाँ पे की फीचर्स आप यहाँ पे याद कर लो। एक टॉपिक बनाओ, यहाँ पे रीजन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप लिखो। अब पहला टॉपिक लिखो, एब्सोल्यूशंस लिख दो, स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडियाज लिख लो, स्लोगन्स ऑफ लिबर्टीज लिख लो, रोल ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास लिख लो, ये सारी चीजें। अब ऐसे भी आप बना के लिख सकते हो कि भैया कोई भी नेशनलिज्म क्यों आता है। नेशनलिज्म आने का रीजन ही होता है कि भाई बहुत ज्यादा डिप्रेक्टिव है, उनके शोषण बहुत ज्यादा मतलब उसके साथ गलत हुआ है, इसकी वजह से। तो एक ये टॉपिक कहीं ना कहीं आप बना के इसे रख सकते हो, समझे मेरे। उसके बाद आपके सामने आ जाओ, यहाँ पे एक आपके सामने सॉरी, ये मेरे भाई आपके सामने 1804 सिविल कोड। क्या दोस्त यहाँ पे ये है आपके सामने 1804 सिविल कोड। अब ये सिविल कोड में क्या क्या हुआ था, तो आपको क्या करना है, ये सारे टर्म्स याद रखना है। एबोलिशन ऑफ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, बर्थ के हिसाब पे जो भी राजा का बेटा राजा होता था वो सारी चीजें खत्म। ये सारे आपको सारी चीजें समझ होगी मेरे भाई। आपको इसमें से 3 कोई पॉइंट याद रख लेना है, बताऊंगा अभी पेपर में कैसे यूज करना है। आपको एग्जैक्टली वो चीज बता रहा हूँ जो एग्जामिनर की डिमांड होती है, समझे ना मेरे भाई। अब आगे जो फटाफट से, फिर आपके लिबरल नेशनलिज्म का हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके
बाद में एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जब आपने लास्ट प्रीवियस अगर पेपर आपने देखे हैं तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा कि जितने भी आपने देखा होगा ट्रीटी ऑफ वियना आपके लास्ट 1815 ये 2020 तक फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। बट आफ्टर 2020 एक बार आपके 2022 की ये मिड टर्म में आया, उसके बाद भाई अभी तक क्वेश्चंस नहीं आया है। आया आपके 2024 के फाइनल में है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के एमसीक्यू में। विश्वास ना हो किताब उठा के देख लो, समझे मेरे भाई। तो ये वाली बात। फिर उसके बाद मेरे भाई एक पॉइंट आपके ट्रीटी ऑफ वियना को देखना है। फिर यहाँ पे जो इसने स्लोगन कही थी मेटरनिक ने, वो कहा है। फिर आपके सामने दो क्वेश्चन है। अब ये वाला भाई सवाल उठता है कि भाई अब ये किस सेट में आएगा, लेकिन इतना बता देता हूं किसी न किसी सेट में ये आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो आपके यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो, ये आपके सेट 2 में देखने को मिल सकता है, ठीक है, या आप इसके बेस पे या कुछ और हो जाए, या यहाँ पे सेट या 3 पे देखने को मिल सकता है। तो जो भी चीजें हो देख लेना, बस एक बार हल्का ओवरथ्रू कर लेना। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी क्या था, थोड़ा चीजों को एक बार स्लाइड मतलब सिनेरियो एक बार हल्का सा देख लेना, बस इसके चांसेस कम है। आया तो 30 पक्का फिक्स है, समझे मेरे, क्योंकि हर साल ये इन्हीं सेटों में फिक्स हुआ है। फिर उसके बाद में ये आपके यहाँ पे और तो नहीं है कुछ भी। एक स्टेटमेंट आपको याद दिलवाना चाहूंगा मैं, यहाँ पे आया नहीं क्या स्टेटमेंट, देखो मेरे भाई, ये वेन्स हटाओ उसको भाई, पार्लियामेंट्स का बे हटाओ, ठीक है। उसके बाद ये शायद मुझे लग रहा ऊपर चला गया है क्या। देखो सबसे पहले एक नंबर में आपके पास एमसीक्यू बनते हैं। एमसीक्यू आपके बनते हैं इस लेवल से, मतलब आपके ये जैसे ब्रोकन चेंज हो गया, ये ब्रिंग फ्रेड हो गया, ये आपके साथ क्रॉन ऑक लीप ये हीरोइज्म को दिखाता था, स्वाड ये रेडनेस ऑफ द फाइट को दिखाता था, ये सारी ब्लैक रेड एंड गोल्डन ट्राइकलर फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनल को दिखाता था। ये सारी चीजें आपको मैचिंग में आएगी, समझे। तो ये सारा, और अब लास्ट ईयर में क्या ये पिक्चर आया था, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है, मतलब इमेजर स्टेटमेंट है कि व्हेन फ्रांस नीड्स द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस द कोल्ड, ये आपके सामने मेटरनिक ने बोला था। और फिजमेजन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द आवर सोशल ऑर्डर, ये आपके मेटरनिक ने बोला था। अगर आप लोग की भाई बहुत अच्छी लेवल पर अंडरस्टैंडिंग है तो एनिमी का जो एनिमी है उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो। अगर इतना ही आपने बहुत अच्छे लेवल पर अंडरस्टैंडिंग की है तो बस इस वोकैबुलरी का बस आप मुझे हिंदी मीनिंग बता देना, हिंदी में टाइप करके समझ आ जाएगी आपने कितने अच्छे लेवल पे पढ़ी है और चैप्टर कितने अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंडिंग किया और क्वेश्चन कितने लेवल पे समझ पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन समझना जरूरी है। आपको ये टॉपिक हो गया, इतना ही टॉपिक आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चंस पे आ जाओ मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, और भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया है मैं आप सभी भी बोल रहा हूं लाइक कर दो मेरे भाई। फिर उसके सामने आपकी बात देखो, जब एमसीक्यू में बेस्ड आएगा तो एमसीक्यू आपको एग्जैक्टली इस लेवल का होगा। कैसे, अब मान लो ब्रोकन चेंज है, क्रॉन ऑपोलिक है, स्वाड है, रे ऑफ राइज नाउ है, आप आपके सामने ए बी सी दे देता, ये आप सामने 1 2 दे रखा है, इसको मैच करना पड़ेगा। जैसे आपके सामने यहाँ पे इस तरीके के ऑप्शन, क्या भाई इस तरीके के ऑप्शन, फिर आपके सामने ये आ गया इस तरीके के ऑप्शन, मतलब आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मोस्टली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम आते हैं सीधा सीधा जो लॉन्ग क्वेश्चन है उस पे, ठीक भाई। उसके बाद में वैसे समय तो है नहीं भाई, वरना ये सब भी होता, बट अभी आप इस चीज को देखो, ठीक है, कितना कर सकते हो। उसके बाद में अभी आप देखना बाद में कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके सामने देखो। अगला कम्स, इसमें से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। देखो, व्हाई वर द सीक्रेट सोसाइटीज एस्टैब्लिश्ड इन द मेनी यूरोपियन स्टेट, हटाओ इसको, मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करना चाहता हूं यहाँ पे कि व्हाई डज नेशनलिज्म मीन and how did liberal stand to the economic sphere and romanistic and why the Joblians the form, ठीक भाई। यहाँ से मुझे तो कुछ समझ नहीं आया इसमें, क्योंकि पेपर में कभी ऐसा पीछे क्वेश्चन देखा नहीं है। फिर उसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन में आता हूँ, यहाँ से आपके सामने देखने को मिलता है। देखो दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर द हार्ड रेवोल्यूशनाइज्ड इन द होल एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो ये हो गया, ठीक है। अगला हो गया यहाँ पे डिस्कस द role play by culture in creating the concept of the nation in Europe, फिर process of Italy of unification of Germany and Italy दोनों कर लेना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या मेन स्टेजेस यूनिफिकेशन का, ठीक है। ये तो ये पॉइंट हो गया, जो ऊपर टॉपिक बताया वो टॉपिक से तो बन ही जाएगा आपका। फिर भी मैं आपके सामने एक टॉपिक बता देता हूँ जो पिछले सालों में देखा गया है। उसके बाद ये जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसको मेरे भाई आप ना बहुत अच्छे से मार्क कर लो। फिर ये 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप एक अच्छे से मार्क कर लो।
फिर आपके सामने ये 3 नंबर है, इसको भी आप अच्छे से मार्क कर लो। फिर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर जो था, ये आप यहाँ पे इसकी समरी तैयार कर लो, है ना, समरी तैयार कर लो 10 लाइन में। कितने भाई? 10 लाइन में। उसके बाद में आपके सामने क्या है, इसके बाद मेरे भाई और तो व्हाई डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखो हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज यहाँ पे ये। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, जो यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ पेपर का 10 लाख % आप पेपर मैच कर लो। मैं कल आपको इसकी वीडियोस भी अपलोड करवा दूंगा। एक तो ये क्वेश्चंस हमेशा आपके आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर, मार्क द हिस्ट्री, डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ द सिविल कोड 1804 क्या था, ठीक है भाई। उसके बाद में व्हेन वाज द मेन क्या, व्हाट वाज द मेन एम फॉर द वियना कांग्रेस ऑफ 1815, डिस्कस इट्स फ्यूचर। फिर आपके पास में व्हाट डिड यूरोपियन लिबरलिज्म स्टैंड फॉर इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, है ना भाई फील्ड। ये तो भाई बहुत ज्यादा आया है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो सकता है। उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज द यूरोपियन सोशल, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये भाई 100% चांसेस आपके पेपर में आने का, समझ आ रहा है? तो भाई अभी भी लाइक नहीं किया, प्लीज कर दो मेरे भाई, ठीक है। आपसे और कुछ नहीं मांग रहे, ठीक है, टेंशन नहीं, बस ये सारी चीजें हो गई है। फिर अब आते हैं जो सबसे तगड़ा चैप्टर है मेरे भाई आप सभी के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। यहां से आपके भर भर के क्वेश्चंस आएंगे, और जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन सुन लो सही तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं। आपके सामने ये है, आप सामने सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, मेरे समझे मेरे दोस्तों। तो चलो भाई फटाफट से आते हैं क्वेश्चन टॉपिक पे। ये थोड़ा सा ब्लर होगा बट डोंट नीड टू वरी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है मैं अभी आपको बताता जाता हूं। देखो दोस्त, सबसे पहले जब भी आप एसएसटी का पेपर, जो भी पॉलिटिकल साइंस का या हिस्ट्री का या इकोनॉमिक का या ज्योग्राफी का स्टार्ट करोगे, तो जब भी कोई आंसर लिखो तो आप आंसर से बढ़िया तरीके से ना, मतलब उसके इंट्रोडक्शन से लिखना। अगर सपोज क्वेश्चंस पूछ दिया वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ब्रीफ में बताना। अगर यूनिफिकेशन इटली पूछ दे तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में बताना। अगर वहां पे बोल दे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंपैक्ट क्या पड़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के इंपैक्ट क्या पड़े, सोशल इकोनॉमिकल कल्चर्स पे क्या मतलब कि फर्क पड़ा, तो वो सारे सिनेरियो बताना। और मेरे भाई अगर हो सके तो ये जो फ्लो चार्ट है मेरे भाई, फ्लो चार्ट जरूर बताना। और ये भाई अगर हो सके तो मैप को आप जरूर ऐड करके आना उसके अंदर में, जिससे कि आंसर में आपके 4 चांद लगे। और भाई जो भी पेपर अभी तक आपके बेकार गए वो नंबर यहाँ पे आप इंक्लूड कर पाओ, समझे मेरे भाई। तो देखो मेरे भाई, कह रहा सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट क्या है, कह रहा एट द व्हेन वाज द इंडिया बिकम द फ्री ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर वाज क्लाइमेट एटली। तो एक नंबर का यहां से आपके एमसीक्यू आ सकता है कि जब भारत आजाद हो रहा था तो ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो क्लाइमेट एटली था। डन मेरे भाई। सुभाष चंद्र बोस गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम एंड दिल्ली चलो, तो ये भी आपके एमसीक्यू में आ सकता है। बाल गंगाधर तिलक गेव द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल बी हैप्पी, तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। राम प्रसाद बिस्मिल गिव द स्लोगन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितने बाजुए कातिल में है। तो मेरे भाई इस पॉइंट को मोस्टली लोग भगत सिंह से ले जाते, बट मेरे भाई राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इसे कहा था, भगत सिंह ने इसे कहा था इनकलाब जिंदाबाद। मेरे भाई समझे, जितने भी हमारे भाई है या हमारी जितनी शेर शेरनी है, अगर आप सच्चे लेवल पे भारत के क्या है बताओ मैं भाई, मतलब थोड़ा सा ऐसे चैप्टर से इंपोर्टेंट हो जाते, आप भाई कमेंट सेक्शन में इंडियन फ्लैग विद हार्ट होना चाहिए, फायर की इमोजी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग को अपने आपसे एक अप्रिशिएशन लेना है कि भैया हमारा जो आज ये इंडिया है ये बहुत सर्वश्रेष्ठ है और दुनिया में सबसे बेहतर है, अपने देश के लिए ही सही। बस कमेंट सेक्शन में आप नहीं करना चाहते कमेंट, बस आप एक तिरंगा जरूर कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताना, समझे मेरे भाई। पूरा कमेंट सेक्शन भर दो जिससे पता चले भाई कुछ है दम इंडिया के फ्लैग में। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन। अब देखो मेरे भाई इनका क्या करना है, अब ध्यान से सुनना, इसका करना क्या है। सबसे पहले आपको करना है इसका द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, इसका आपको 3 इंपैक्ट लिखना है। एक तो आपके इकोनॉमिकल कंडीशन का था, ठीक है, इनका कल्चरल कंडीशन का था, इनका सोशल कंडीशन का था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वार, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट ने किस तरीके से कॉर्पोरेशन इंपैक्ट डाला है भाई, ये क्या करा यहाँ पे इंपैक्ट ना, क्या इंपैक्ट डाला, तो खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ये दोनों का क्या एक दूसरे पे इंपैक्ट पड़ा, तो आपको ये टर्म्स आपको यहां से याद रखना है। डन ना मेरे भाई।
ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, आप लोग को समझ आना चाहिए, यही टॉपिक करो मेरे भाई, अभी भी जितना भी समय है इतना सफिशिएंट आपके लिए और बहुत बेहतर कर सकते हो। मैं आपको ज्यादा लेके नहीं जाऊंगा, बस मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं। देखो दोस्त मेरे भाई, आपके सामने जानते हो गांधी जी अर्ली एक्सपेरिमेंट नेम सत्याग्रह सबसे पहले 1917 चंपारण बिहार में हुआ था, इंडिगो पीजेंट्स के लिए हुआ था। और ये 1917 आपको याद रखना है, ये आपको मैप पे भी आ सकता है। 1917 खेड़ा गुजरात में हुआ था, जो कि पीजेंट के रिलैक्सेशन मिला था रेवेन्यू कलेक्शन से। 1918 अहमदाबाद में हुआ था। उसके बाद में आपके सामने आया है रोलक एक्ट। क्या है यहाँ पे रोलक एक्ट, इसमें वाई अनफेयर हुआ था, क्यों प्रोविजंस हुआ था, एम क्या था, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस क्या थे। तो आपको सारी चीजें दिखाना है रोलक एक्ट के बारे में, डन है मेरे भाई। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, जलियांवाला इम्पैक्ट क्या पड़ा था जलियांवाला बाग का, ये तो आप कर दोगे, इतना तो बताएं। व्हाई डिड महात्मा गांधी की खिलाफत में इशू। फिर आपकी बात आ जाओ यहाँ पे मेरे भाई, अगला पॉइंट आपके नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये भाई असहयोग आंदोलन, तो ये आपके चले थे मेरे भाई। ये यहाँ पे कंप्लीट डेट नहीं दिया है, ये था आपके सामने Feb 4 2022 के अंदर, समझे। तो ये आपके क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पहला है व्हाई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश इंडिया विद द corporations of Indians. If the Indian refuses to cooperate, it could be collapsed within a year. तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ब्रिटिशर्स हम लोग पे मतलब कि सारा चीज कॉर्पोरेट सेक्टर में आने के लिए हम लोग पे ही अपना अत्याचार कर करके आए थे। इस पे गांधी जी का बहुत बड़ा बगावत भी था। क्या बगावत था भाई, कि गांधी जी का कहना था कि भारत में जो जितने भी आज रूल कर रहे हैं ये सारे के सारे भाई हमारे द्वारा ही कर रहे हैं। ये एक सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। और इसके साथ जो क्वेश्चंस बनता है यहाँ पे वुमेन इंपैक्ट, वीमेन क्या था भाई, सपोर्ट है ना, यहाँ पे वीमेन सपोर्ट क्या था, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में वीमेंस का क्या सपोर्ट हुआ था। ठीक भाई, ये पॉइंट हो गया। तो चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज होगी। ये आपको होता है फर्स्ट राउंड के ट्रिबल कॉन्फ्रेंस मत हुआ था। फिर उसके बाद में चाहे आप यहाँ पे सॉल्ट मार्च की बात करें या सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की बात करें, ये डेट आपको याद रखना, गांधी जी ने इसे चलाया था। ठीक है, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। फिर आपके सामने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताई दिया ऊपर क्या क्या चीज था नहीं था। ठीक है, फैक्टर्स डेवलपमेंट द कोलैप्सिंग बैंक लोगों क्या था भाई, ये हटाओ। ठीक है, इतना पॉइंट समझ आ गया। मैं आपको ये देखो, ये आप बता सकते हो क्या मीनिंग ऑफ बिगर, ये जो चित्र है ये चित्र किसका है, ये 2024 में नहीं 2023 में आपके फाइनल में आता। आप यहाँ पे देखो भारत माता के चित्र किसने बनाया था, रवि वर्मा ने, अरविंदनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र ने या नस्या शास्त्री ने। तो क्या आप लोग मुझे इसका चित्र का किसने बनाया था कमेंट कर सकते हो, फेमस पेंटिंग किसने बनाई थी। ठीक है, क्या पेंटर था उसका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर इस बात को। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस आपके सामने ये आ गया मेरे भाई। ठीक है, इसमें ध्यान से सुनना क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। पहला, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट द न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया, गिव टू एग्जांपल। क्या आप यहाँ पे बता सकते हो ये जो आपके सामने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ये कब हुआ था। ये चलो 1914 से लेके कब तक हुआ था, ये आप सामने ऑफर है, मतलब कि फिलर है। चलो यहाँ पे 17 में, ये हो गया 18 में या 19 में या 20 में। ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि 1917 से लेके 1914 से लेके कब तक, 1914 से कितने तक ये चला था। बस कुछ नहीं भाई, पेपर समझो आपका बन गया जैसा चल रहा है यहाँ पे, समझे। इसी को बस छापना है आपको पेपर में जाके। फिर ये हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद में आपके सामने आता है व्हाई डिड द नॉन-कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट एंड हाउ वाज द कांसेप्ट ऑफ स्वराज परसीव्ड। ये स्वराज जो है भाई सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने बोला था और नेहरू जी ने इसे 1929 के लाहौर सेशन में इसे बोल दिया था कि 26 जनवरी जो आगे आने वाले 26 जनवरी 1930 है, यहाँ पे हम कंप्लीट आजाद हो जाएंगे। बट 26 जनवरी 1930 को आजाद नहीं हुए, इसलिए हमारा देश का संविधान बनके ये 26 नवंबर को तैयार हो गया था 1949 को। बट हमने क्या करा, इनकी यादों में इसको कब इंप्लीमेंट किया, 1950 में याद कर, इसलिए 26 जनवरी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे दोस्त। उसके बाद आप आ जाओ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का क्या मसला था मेरे भाई, ध्यान से सुनना। फिर एक क्वेश्चन, ये तो मैंने बताई दिया आपको। यहाँ पे द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। आपको ये भी देखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में वो जो अल्लू सीताराम राजू, जो आप जानते हो गांधी जी के बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे ये। और उसके बाद इतना क्वेश्चन बहुत है और आपको ज्यादा इसमें देखना नहीं है कुछ भी। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ गया। आंसर भाई प्यार तरीके से लिखना। ठीक है, और भाई अपने
अगर अभी भी आपको पता नहीं चला कि पेपर में एक्चुअल लिखते कैसे हैं, तो मेरे भाई आपको अपने एसएसपी के एप्लीकेशन पे जाना है और वहां पे टॉपर शीट देखना है, कोई किस तरीके से टॉपर लिखते हैं, और मार्किंग स्कीम देख लेना किस तरीके से मार्किंग स्कीम में एग्जामिनर नंबर देते हैं। वो भाई बहुत जरूरी, आपको पूरे पूरे नंबर लाने के लिए सारे सब्जेक्ट का अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट करना, ई बुक में मिलेगा क्लास 10th के। समझे मेरे? ये सारे चैप्टर्स हटाने बाद मैं भाई आता हूँ सीधा प्रिंट एंड कल्चर पे, जो कि आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा भाई? प्रिंट एंड कल्चर। यहां से एक क्वेश्चन और करना, यहां से रुक जाओ एक सेकंड, ये इंटर वॉर इकोनॉमी बिटवीन द वर्ल्ड वॉर्स, एक सेकंड रुक जाओ भाई, ग्लोबल मेकिंग वाले में से मैं बता भाई, तो अभी भी अगर जब तक लाइक वाइक नहीं किया आप लोगों ने, फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। यहाँ से दो टर्म्स थोड़ा सा आप तैयार करके जाना। दो टर्म्स कौन सा हो गया? एक तो आप सामने ये कॉर्न लो, एक आप यहाँ पे सिल्क रूट, कभी कभी ये आपके पेपर में आ जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद करके जाना, दो ही टर्म कर लो इससे, इसी बेस पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे तो कुछ बड़ा सा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपके यहाँ से बन जाएंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आप चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपका हो जाएगा। मेन तगड़ा जो कहानी मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कौन कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। डोंट वरी भाई, सारा हो जाएगा आपका, एक ही वीडियो सारा काम खत्म हो जाएगा। एक्सप्लेन द फैक्टर दैट ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, एक तो ये ग्लोबलाइजेशन का यहाँ हो गया। फिर डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ब्रिटिश इकोनॉमी का क्या क्या इफेक्ट पड़ा। उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने कैटल आ गया, सिल्क रूट का कोई क्वेश्चन आया नहीं यहाँ पे, एक कॉर्न लो का आया जो कि 2025 में आया था, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। उसके बाद में हाउ डिड द इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920 अफेक्ट द पीजेंट्स एंड द मिडिल क्लासेस इन इंडिया, तो एक ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलो उसके बाद में ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें ज्यादा कुछ सोचने के लिए है नहीं। इसके बाद हम आगे आते हैं, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चैप्टर से छोड़ो, आपके पास अगला चैप्टर आ जाओ जो सबसे ज्यादा आपको नंबर देके जाएगा, ठीक भाई। यही है ना, यही है, यही है, यही है, यही है, नहीं ये नहीं है भाई, 2 सेकेंड, ठीक है भाई। प्रिंट एंड कल्चर आने वाला है, जब तक आप लोग फटाफट से जो ऊपर क्या एक बार आंख बंद करके रिकॉल करो क्या क्या टॉपिक है, किस तरीके के टॉपिक आते हैं, आपको पेपर में ये देखने को मिलेगा। फिर भाई मैथ्स में तबाही मचा देंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। जितने अभी भी प्लेलिस्ट में पड़े हुए ना वीडियो, वो और उसके साथ साथ में अभी और आएगा वो। ये प्रिंट एंड कल्चर्स में आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है। चलो भाई, यहाँ पे आपके प्रिंट टू यूरोप आ गया, प्रिंट रेवोल्यूशंस इम्पैक्ट्स। देखो भाई क्वेश्चन पे ही बताऊं क्या, क्योंकि इसके जो है ना वर्ल्ड इंडिया एंड वर्ल्ड प्रिंट्स के क्वेश्चंस बन के आते हैं। प्रिंट कम्स द इंडिया, देखो भाई कम्स टू इंडिया, यहाँ पे क्वेश्चन है प्रिंट जो है किस तरीके से इंडिया में आया था, ये इसको पूरी सिनेरियो बता रहा है। मैं आपको पूरा पूरा बताता हूँ महिलाओं पे किस तरह से इफेक्ट पड़ा था इसका। देखो भाई कुछ इम्पैक्ट है इसके, न्यू कैलीग्राफी, ये सारे वर्ड्स है। मैं आपको बड़े क्वेश्चन से दिखा देता हूँ जिससे कि ज्यादा बेहतर होगा क्वेश्चन में। और भाई पूरा पेपर भाई यहीं से बनता है, याद रखना। कोई भी एसएसटी का पेपर आज तक उठाकर देख लो, पूरा पेपर आपको यहीं से मिलता हुआ बनेगा, ठीक है, 100%। ये भाई भले प्राइवेट स्कूल को पता नहीं होती, बट गवर्नमेंट स्कूल में ये सभी बच्चों को पता होता है कि एसएसटी का पेपर कहां से बनता है। समझे मेरे भाई? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके सामने देखो क्या रखा है यहाँ पे, डिस्क्राइब द शॉर्ट कमिंग ऑफ द हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट एज द कंपेयर टू प्रिंटेड मटेरियल। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे मान लो आपने कोई किताब छापनी है, किताब का कंटेंट तैयार कर लिया, वो आपका मैन्युस्क्रिप्ट होता है, ठीक भाई। ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। फिर एक्सप्लेन द फैक्टर दैट हेल्प इन द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर इन यूरोप, यूरोप में कैसे कैसे प्रिंट कल्चर हुआ, उसी तरह से हमारे इंडिया में भी हुआ था, ये पॉइंट पता होना चाहिए आपको। फिर यहाँ पे व्हाट वाज द इंपैक्ट तो प्रिंट कल्चर, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन इंडियन वीमेन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपको ये वाला बहुत अच्छे से करना है, ठीक भाई। प्रिंटिंग रेवोल्यूशंस प्रमोट द पैशन फॉर द रीडिंग, ये भी आप जानते हो कि रीडिंग आपके लिए बहुत बड़ा की है सक्सेस का। अगर आप सच में अच्छे लेवल को मार्क्स लाना चाहते हो तो भाई किसी भी तरीके का आपको चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। अभी यहां तक समझ आ गया, हिस्ट्री का मसला आपका खत्म, मतलब खत्म, समझे। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ना ही कुछ ज्यादा सोचना है, समझे मेरे भाई। हिस्ट्री में इतना करो, इतना सफिशिएंट है। अब हम आते हैं ज्योग्राफी पे, समझे। सभी का कमेंट सेक्शन में आपके पास एक एक कमेंट होना चाहिए, जो मैंने अभी भारत माता की फ्लैग बताया था, मतलब अपने इंडियन फ्लैग। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डन मेरे भाई। तो आप आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले रिसोर्सेस में क्या है, रिसोर्सेस में आपके सामने क्वेश्चन आता है बेसिस ऑन द एक्सटेबिलिटी जो खत्म होते हैं। एक तो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेस आता है, एक आपके पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आता है। इनके बीच में डिफरेंशिएट आ सकता है, या इसके बेस्ड आपके एक क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके 3 मार्क्स के। कितने भाई? यहाँ पे 3 मार्क्स के। ये आप अभी से माइंड में सेट कर लो, पेपर में देखने को आपको मिलेगा। बेस्ड ऑन द ओनरशिप स्टेट डेवलपमेंट, हटाओ मेरे भाई, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक आपके पास एमसीक्यू के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा सा मैसेज मसला है कि इन जन 1992 मोर
than 100 heads of states and the meet the Rio de Janeiro have the Brazil or the Rio de Conventions endorsed तो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड द एडॉप्टेड एजेंडा 21 और कब किया गया था 1992 में किया गया था। एजेंडा कम्पैक्ट इन्वायरमेंट डैमेज पॉवर्टी एंड डिसीज द इस चीज पे बात की गई थी रियो डे जेनेरियो ब्राजील में कि भैया किस तरीके से हमारे देश पे बात की जाए। अगर आपको पूरे पेपर में आपको कभी भी लगे कि ज्योग्राफी में फ्लो चार्ट का यूज करना चाहिए, यूज करके आना, मैप का यूज करना चाहिए, मैप का यूज करके आना, चाहे किसी डैम को दिखाना, डैम का रेशियो बता सकते हो, किसी स्टेट का दिखा सकते हो, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो उसके बाद मेरे भाई आपके पास ये डिग्रेडेशन का कॉजेस ऑफ ये आपके पास डिग्रेडेशन किस तरीके से होता है, ओवरग्राजिंग करने से, ओवर इरिगेशन करने, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉपुलेशन और ये लैंड कंजर्वेशन, ये आपके 2024 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस बार भी आपके इंपॉर्टेंट ये से बनते हैं और ज्यादा कुछ नहीं। एक तो ये हो गया एक फॉरेस्ट वाला, ठीक है भाई, इतना पॉइंट हो गया। उसके बाद भाई यहाँ से सोइल का तो चलो आगे देखेंगे। आपके पास सोइल इरोजन क्या था, लैंड यूटिलाइजेशन क्या था, सोइल इरोजन के क्या क्या कारण होते हैं ये तो आप बता ही दोगे यहाँ पे, सोइल इरोजन के क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, अफॉरेस्टेशन, अप्रूवल, ठीक है भाई। आपके पास ये वगैरह ग्रोथ शोइंग द डिफिकेशंस, ठीक है भाई। अगला एक पॉइंट आपके सामने मैं मैप में बताऊंगा एक्चुअली में है क्या। क्वेश्चंस में देख लेता हूं आपके क्वेश्चंस लास्ट ईयर किस टाइप के बनते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस मार्क करके देता हूं आपको कि जिससे आपका पेपर सेट हो सके। डन मेरे भाई, चलो आ जाओ यहाँ पे आगे। देखो भाई सबसे पहले यहाँ पे एजेंडा 21 क्या था, ये पूछने को होगा तो आराम से पूछ देगा। फिर वहां पे ये रेगुलर सॉइल के बारे में पूछ सकता है कि सॉइल किस तरीके की चीजें थी, मतलब किस तरीके का होता है। फिर उसके बाद में फॉरेस्ट एरिया कंट्री द लेस देन 33 ज्योग्राफिकल आइडिया लीज दैट प्रॉब्लम व्हिच सिचुएटेड इनडिस्क्रिमिनेटेड रिसोर्सेज बाय मैन इन द सम टाइप ऑफ द रिसोर्सेज बट द डिफिशिएंट ऑफ द अदर। मेरे भाई ये देखो, अगर आपने जैसे इकोनॉमिक में पढ़ा है ना कि एक का रिसोर्सेज दूसरे के लिए किस तरह से हानि होता है डैम्स वाले में, उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे भी आ रखा है, ठीक है। ये तो भाई आप जब बड़े बड़े एग्जाम लिखोगे यूपीएससी वहां पाएगा इस तरीके का कंडीशन। हाँ बट एक चीज यहाँ पे आ सकता है कि क्या आप कंट्रोल करोगे सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। तो ये मेरे दोस्त आपके लिए आंसर था, क्वेश्चन था, बस इसके लिए इतना सफिशिएंट है, क्योंकि आपको ज्यादा लंबा समय देना नहीं है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। डन में भाई, तो चलो फटाफट से यहाँ पे आपके सामने आता है एक इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी और नॉन बायोडायवर्सिटी भी आ जाता है, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है बट अभी आपको यही सारी चीजें पढ़नी है जो आप पेपर में लिख पाओ, समझे मेरे भाई। यहाँ पे लैंड फॉरेस्ट का क्या रीजन है, डिप्लीशन का, वाई नीड टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब देखो हमें क्यों जरूरत है कि यहाँ पे कंजर्व करना बायोडायवर्सिटी को, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे यूज करना है, मतलब इसको समझना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट हटा दो भाई, क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट से हमें ज्यादा कोई है नहीं, बस आ जाओ फटाफट से एमसीक्यू छोड़ दो, लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है भाई। लॉन्ग क्वेश्चन में भाई अगर आपके पास जिनके पास सपोर्ट है पढ़ लेना मेरे भाई, पेपर दिखा देना, पता चल जाएगा आपको पेपर कहां से बनता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, प्राइवेट स्कूल को नहीं पता चलता है बट भाई गवर्नमेंट स्कूल को पता है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पता है कि पेपर आपके कहां से बनेंगे, समझे मेरे भाई। उसके बाद में आप आ जाओ यहाँ पे अगला एक क्वेश्चन इस तरह तैयार कर लेना, व्हाई इज नेसेसरी टू इंक्रीज द एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में फॉरेस्ट को क्यों इंक्रीज करने की जरूरत है, एक तो ये इंपॉर्टेंट ही है। फिर व्हेन वाज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इंप्लीमेंटेड, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव, ये आपके पास समझना चाहिए। और ये डिप्लेशन फॉरेस्ट ये आपके 2000 अगर हम बात करते हैं 23 का, उस टाइम तो केस बेस्ड आया था, 2024 में इसके लॉन्ग क्वेश्चन आया था, 2025 में आपके पास फिर से आपके पास क्या आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। डन है, इतनी चीजें पढ़ते जाओ, ज्यादा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक भाई। देखो अगला इतना चीज हो गया, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्यों हमें जरूरत है कंजर्व करना, किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को। और 6 फैक्टर ऐसे बताओ जो डिक्लाइन हो रहा है इंडियन बायोडायवर्सिटी, समझे मेरे भाई। ये सारे क्वेश्चंस हैं और आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, आप इजी तरीके से कर दोगे। डन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं मेरे भाई। जो नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने अगला है वाटर रिसोर्सेज, और वाटर रिसोर्सेज में आपके पास है बहुत ही ज्यादा बढ़िया डेटा, क्योंकि यहाँ पे ये आपके 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग ये आपके बात बता रहा है। इट्स प्रेडिक्टेड द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया विल बी जॉइन कंट्री और द केरला रीजन हैविंग द एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी। आप जानते हैं पानी का बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी होने वाला है। ओशंस एंड 2.2% ऑफ द फ्रेश वाटर, और पूरी धरती पे क्या है, हमारे पास 2.5% पानी है पीने का। डन है भाई, तो चलो आगे आते हैं, पता चलेगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। एडवांटेज ऑफ
मल्टी डैम प्रोजेक्ट। देखो एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पस ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, तो ये भी पॉइंट है किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से हमारे इंपैक्ट होता है। ये मैप में भी आपको जो मेजर मैप है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ प्रोजेक्ट किस तरह से आया जाता है, मेटल रेन वास्टिंग को कैसे बचा सकते हो, ये सब पता ही होता है आपको। क्वेश्चन में देख लेते हैं कभी कभी किस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। डन है। ज्योग्राफी में ज्यादा कुछ नहीं भाई, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, आप बना के लिख सकते हो। सारे क्वेश्चन आपके बनाने वाले ही होंगे, दिल दिमाग को इकट्ठा करने वाले होंगे मेरे भाई, समझे। तो चलो आप फटाफट से आ जाओ। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये आप किस तरीके से यहाँ पे कंजर्व कर सकते हो वाटर रिसोर्सेज को, ठीक है भाई। ये पॉइंट समझे। यहाँ पे गिव द नोट ऑन द मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, एक बार छोटा सा ये देख लेना, ठीक है। उसके बाद में भाखड़ा नागल डैम प्रोजेक्ट आ गया, फिर 3 रीजन टेक्निक ऑफ द रन, ये हार्वेस्टिंग को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे मेन कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या है, तो ये पॉइंट हो गया आपके सामने। ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं है भाई, बट ठीक है, और बस यही हो गया। और तो गिव द रिफर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है भाई। आ जाओ, कोई ज्यादा इसमें बोलना नहीं, हटाओ। अब आ जाओ आपके सामने, समझ आ रहा है भाई, यही पढ़ना है। बिलीव ना हो तो आप जाके चेकआउट कर लेना, ये आपके सामने अभी आने वाला है, मैप में करवा दूंगा। लोकेटेड करना है, टिहरी डैम का है, भाखड़ा नागल डैम का है, राणा प्रताप डैम का है, सलाल डैम का है, सब पता भाई कहाँ कहाँ पे आपका क्या है। ये भी ये तुंगभद्रा, हीराकुंड, यहाँ से आपके मैप कहेंगे। फिर आपके सामने क्या, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपके सामने जो अभी टॉपिक बता रहा हूँ, आपके सामने टॉपिक दिख रहा है, इसी टॉपिक से फिक्स पेपर आएगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर जाके चेकआउट कर सकते हो कि भाई इंटेंस सब्सटेंशियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, इन दोनों का रिलेशन पूछा था, इन दोनों से रिलेशन पूछा था। अब प्रिमिटिव का किसमें और में दिया हुआ था, तो ये कितना भाई 100% क्या 1000% है, आपके पेपर यहाँ से बनेगा, ठीक है। यहाँ से आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिया, उसके बाद में भाई आपको कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद एक आपके पास मेजर क्रॉप्स है, हॉर्टिकल्चर मेजर क्रॉप्स में आपके 2 नाम दिए नहीं गए इन्होंने, क्या भाई 2 नाम दिया नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, रबी क्रॉप्स और रबी और आपके खरीफ क्रॉप्स करना जरूरी है, ठीक है। इसमें से जरूरी है, देख लेना एक बार आप सही तरीके से। डेटा भी कुछ, बट अभी डेटा को छोड़ते हैं। स्लेशन बर्न एग्रीकल्चर के बारे में बता रहा है यहाँ पे, ये भी चीजें याद रखना भाई। ये जो होता है ना हमारे पास स्लेशन बर्न वाला, ये आपकी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। स्लेश एंड बर्न, बर्निंग फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये दोनों में आपके पास क्या यही सारी चीजें, रोटेशन ग्रोथ कितना होता है, ये सारी चीजें। फिर आपके पास आते हैं जो बड़े क्वेश्चंस बने हैं लास्ट ईयर, जो बड़े क्वेश्चंस हैं उस बिहाफ पे, ठीक है भाई। समझ आ रहा मेरे भाई, अभी डीले मत पढ़ो मेरे भाई, अभी आप देखते जाओ, सारा काम सेट हो जाएगा आपका, बढ़िया लेवल पर सारे क्वेश्चंस करके आप आओगे। देखो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये रबी क्रॉप्स पता होना चाहिए, आपके सामने खरीफ क्रॉप्स पता होना चाहिए, एक तो ये हो गया। फिर डिफरेंशिएट विद द इंटेंसिव सब्सटेंसेस एंड द कमर्शियल, मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिकल फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर द राइस क्रॉप, कभी पूछ दे, अगर एग्जामिनर का अच्छा दिमाग हो जाएगा, अगर घूम गया हो तो क्या पता ये चीजें पूछ सकते हैं, ठीक भाई, ये पॉइंट समझिए। उसके बाद में improve the agriculture, फिर अगला क्या है यहाँ पे, some necessary institutions reform to implement agriculture, आप जैसे ग्रीन रेवोल्यूशंस की बात कर सकते हो। एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, गिव द आर्गुमेंट, ये आपके पास क्वेश्चंस भाई हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों बैकबोन कहा जाता है एग्रीकल्चर को, क्योंकि अभी भी देखो तो 60-70% लोग अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक भाई। ये मिनरल रिसोर्सेज वाला हटाते हैं। नेक्स्ट में आते हैं आपके सामने पावर शेयरिंग, ठीक है भाई। किस पे आते हैं, पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पे, जो कि आपके सामने पहला चैप्टर आ चुका है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का भी हटाओ, इसको चलते हैं यहाँ पे, इसमें कुछ ज्यादा बता नहीं पाएंगे क्योंकि इसका बहुत उल्टा सीधा ही क्वेश्चन आया था, बना के लिखने वाला आया था, ठीक है। क्या आता है यहाँ पे, बना के लिखने वाला आया था, तो वो आप बता सकते हो। लार्ज स्केल बेसिक क्या होता है, कलेक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होता है। एक तो मेरे भाई ये अपना यहाँ पे बस थोड़ा सा, अगर कुछ करो ना करो, एक तो ये पब्लिक सेक्टर को आप देख लेना, प्राइवेट सेक्टर को देखना, ज्वाइंट सेक्टर को और कोऑपरेटिव सेक्टर को। लास्ट 2024 में आपके कोऑपरेटिव सेक्टर आया था, तो इस बार ये प्राइवेट सेक्टर आ सकता है दोनों के बीच में, ठीक भाई। तो ये चलो यहाँ से ज्यादा कुछ लफड़ा है नहीं, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा समय नहीं देना चाहता, मैं उस चीज को बताना चाहता हूँ जहां से लग रहा है आपको पेपर में 100% की श्योरिटी चीजें बन सकती है, समझे दोस्त। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं वो भी मेरे भाई, ठीक है। ये जूट इंडस्ट्री, गुजरात महाराष्ट्र इंडस्ट्री कोर्स कैसे बेसिस होता है, हटाओ आप आ जाओ भाई, सीधे सीधा आ जाओ। जो हमारा ये लाइफ लाइन मैप के लिए है, मैप आएगा आपके इससे, तो अभी आपके ऊपर निकल गया ये वाला चैप्टर। अब आ जाओ भाई पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में आपके सामने आता पहला पावर शेयरिंग, यहाँ से भी क्वेश्चंस
फिक्स है, 2 क्वेश्चंस बनेंगे एक और में करके, और वो भी आपके 3 से 5 नंबर में होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कहानी क्या चली थी। ये चैप्टर्स पूरा पढ़ लेना, इसका डेटा भर भर के लिख के आना पेपर में, ये नहीं कि वहां पे ऐसे छोड़ के आ जाओ, ठीक है भाई, छोड़ छाड़ के नहीं आना, पेपर समझ लो क्या है और कहां से आएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देख लेना किस तरीके से यहाँ पे 1956 जो एक्ट चला था, 1956 एक्ट श्रीलंका में, एक ये देख लेना सिंगला भाषा वाला है ना भाई, ये एक तो ये हो गया। उसके बाद में पावर, प्रूडेंट, हेल्प, हटाओ दो मोरल, ये बेटाओ, यहाँ आप आ जाओ मेरे दोस्त, ये है आपके सामने पेपर क्या है, ये है आपके सामने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद में आपके सामने सिविल वॉर और ये आपके पास मैग्नेटिज्म। तो यहां से आपके पेपर होगा, तो ये दोनों को तो अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद और बता देता हूँ क्या क्या पेपर आएगा। अभी आगे लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, ये आगे हम लॉन्ग क्वेश्चंस में, यहां से आपको पता चलने वाला है भाई किस तरह के क्वेश्चंस आने वाला है। ये देखो मेरे भाई क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ पावर शेयरिंग। क्या कहता है पावर शेयरिंग की क्यों एडवांटेज है, मतलब कि क्यों डिजायरेबल है। फिर उस तरह से आप समझ व्हाट इज डेमोक्रेसी, टी इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ये आ गया भाई। फिर हॉरिजॉन्टल पावर ऑफन द कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक द बैलेंस। तो अब व्हाई इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर ऑफन कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो ये भी आप चीजें यहाँ पे कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आएगा, ठीक है भाई। और एक्सप्लेन 2 रीजन व्हाई द पावर शेयरिंग डिजायरेबल, ये आपके 2024 में भी आया हुआ है, समझिए मेरे भाई। पावर शेयरिंग इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, और ये आपके पास ये स्टेटमेंट है, जाके मैच कर लेना, कल पेपर देखा जाना, परसों आपको पता चल जाएगा। डन मेरे भाई, अभी भी लाइक नहीं किया भाई, कुछ कह नहीं सकते, बस आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हमारा मेन धर्म था कर देना, अब आप अपना अर्ध फजा मतलब कि अर्ध जो अर्ज है उसको थोड़ा सा निभाओ, थोड़ा फर्ज निभाओ, बस इस वीडियो को ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक लाइक जरूर करना है, जिससे कि भाई इस वीडियो पे कम से कम आप ना 700 लाइक कर दो। फेडरलिज्म, चलो भाई फेडरलिज्म की बात करते हैं कि फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या होता है फेडरलिज्म में। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, यूनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है और यूनिटी गवर्नमेंट क्या होता है। कह रहा है 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये आपके फेडरल गवर्नमेंट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू द समथिंग, स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ इट्स ओन व्हिच इज नॉट द आंसर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जांपल इंडिया हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया। यहाँ पे यूनिटरी ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट विद द सम टाइम। तो ये आपके पास यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो आपको पता होना चाहिए जो हम फेडरल कंट्री है, क्योंकि हम छोटे छोटे राज्यों से एक बड़ा देश बनाए हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। फिर आपके साथ में आते हैं और सब एक दूसरे के होल्ड करके रखते हैं। तो होल्डिंग और ये वाला आपके सामने 2 टॉपिक करो, यहाँ से 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डन है इतना चीज। फिर आपके सामने ये आ जाएगा, ये आपके सामने यहाँ पे आपके मैचिंग आएगा। ये जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ऑफलाइन में बहुत बार बताया। एमसीक्यू आपके यहाँ से आएगा कि जिससे मैचिंग है कौन सा चीज किस में आता है, नहीं आता, ठीक है। लैंग्विस्टिक स्टेट के बारे में पूछा जाएगा कि लैंग्वेज के बिहाफ पे सबसे पहला राज्य कौन बना था। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो भाषा के आधार पे पहला, लैंग्वेज के हिसाब पे आपके पास लैंग्वेज के बेस पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था। विच स्टेट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस स्पीकिंग, हाँ स्पीकिंग कह सकते हो या लैंग्वेज बोल सकते हो, ठीक है। पंचायती राज PRI आपके 1992 आया था, इस पे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इसमें पंचायती राज में क्या था भाई 2 अमेंडमेंट, देखो 3 अमेंडमेंट होते हैं, ये आप याद रख लो क्योंकि ये जरूरी है। एक तो आपके सामने 73rd, कितना भाई 73rd अमेंडमेंट हुआ था, ये 1992 में हुआ था, जो कि आपके लिए किसके था, रूरल के लिए था, किसके भाई रूरल एरिया के लिए था। 74th हुआ था आपके सामने 1993 में, ये आपके पास अर्बन एरिया के लिए था। तो ये इसके अमेंडमेंट में डाल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पावर्स क्या क्या होते हैं, ये आपको पता है। जो हॉरिजॉन्टल पावर होते हैं ये आपके पास, ये लेजिस्लेचर फॉर्मेट द लॉ, लेजिस्लेचर जो था गवर्नमेंट कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन करता है। तो मुझे आप लोग ये बताओ, जो अगर आप में से अगर ऐसे कितने शेर जो IAS IPS बनेंगे जिनको वही इंटरेस्ट है मेरे भाई, देखो जिनको ह्यूमैनिटीज आर्ट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको कंप्लीट सेशन आपको SSP ह्यूमैनिटीज वाले चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप SSP ह्यूमैनिटीज सर्च करना, आप भाई उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है भाई। तो ये बताओ आप लोग जो IPS IAS बनोगे वो किस में आएगा, इसमें क्या कहते हैं हटाओ, यहाँ पे लेजिस्लेचर कहलाओगे या आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कहलाओगे। जुडिशरी आपको होता है कि इन दोनों का मसला को दिखता है। आप सभी अपना कमेंट करके जरूर बताना, ठीक भाई। ये पॉइंट हो गया। उसके सामने आप ये पंचायती राज हो गया, फिर पंचायत हो गया। पे ये देखो एक आपके पास ये इस बार ज्यादा चांसेस है म्युनिसिपल पार्टीज का आने का,
ये 2025 में चांसेस है और ये जिला परिषद का 2024 में आया हुआ था। तो डन है भाई, ये हो गया। तो चलो आगे आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे आ जाए। देखो भाई क्वेश्चंस किस तरीके से, क्वेश्चन आपको मैं क्या करूं जिस तरीके से, ये देखो जैसे मान लो सेंट्रल में कौन होता है, इसमें इस तरीके मैचिंग करने के लिए आएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ शेड्यूल्स लैंग्वेज इन इंडिया, चलो आप लोग किए हो ना, आप लोग ने बहुत एमसीक्यू सॉल्व किया ना, तो आप लोग मुझे कमेंट कर बताओ द नंबर ऑफ शेड्यूल्स लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में जो 8 शेड्यूल था, 8 में कितने लैंग्वेज है, 22, 23, 24, मुझे कमेंट करके बताओ। एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए भाई इसमें। अगर आप लोग सच में भाई पढ़ने लिखने वाले हो तो कमेंट करके बताओ, ठीक है, और कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। चलो लॉन्ग क्वेश्चंस में मैं आपको बता देता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन कैसे कैसे। चलो भाई समझ आ रहा भाई, तो भाई लाइक करते जाना, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई। देखो वाइड विंडो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों चाहिए हमें, ये भी चीजें याद रखना यहाँ पे, ठीक है। और फेडरल सिस्टम डबल ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं इसमें, ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इंपॉर्टेंट जुडिशरी, ये आपको फेडरल गवर्नमेंट में जुडिशरी नहीं हो तो भाई काम ही कैसे चल पाएगा, ये सारी चीजें हो गया। आप बस ऊपर जो टॉपिक बताना आप उसे बनाकर लिख देना, इतना काम आपके हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं आपके सामने और जो क्वेश्चन क्या है। हाउ डिड चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी, हाउ डिड फेडरेशन टैकल्स द चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी, किस तरह से चैलेंज किया। और ये भी क्वेश्चन अगर आपने पता नहीं हो तो ये एपी लैंग्वेज के आधार पर सबसे पहला भाषा के आधार पर राज्य बना था आंध्र प्रदेश, समझे भाई। मेजर 2 स्टेप 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन का था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक भाई। 4 फीचर फेडरलिज्म, ये भी आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो जो लगा रहा हूँ भाई ये रामबाण है आपके पेपर के लिए, मतलब आना ही आना है, ऊपर जो मैंने आपको टॉपिक लगाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो अब आ जाओ तो नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक भाई। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने जनरल रिलीजियस कास्ट, ठीक है भाई, हायरार्की वाले में साजेगा, फिर उसमें से ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। कास्ट ब्रिंग बहुत सारा होता है यहाँ पे। देखो भाई गांधी जी का एक बहुत फेमस सा कोटेशन है यहाँ पे, गांधी सेड रिलीजियस कैन नेवर बी सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिक्स बाय द रिलीजियस डिड नॉट मीन बाय द रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म इस्लाम बट द मॉरल वैल्यूज एथिक्स एंड ड्रॉ द मोरलिस्टिक। ये गांधी जी की भाई ये कुछ ज्यादा ही आध्यात्मिक जी थे, समझ रहे हो। तो इसने कहा सब रह सकता है, कोई किसी के दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सारे होगा जेंडर में। फेमिनिज्म आता है, सेक्सुअल डाइवर्सिटी लिवर के अंदर भी देखा जाता है, पेट्रियार्की देखा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है अगेंस्ट वुमेन्स के, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आगे देखेंगे, ठीक है भाई। भारत में ये बताओ, भारत में कितने % रिजर्वेशन वीमेंस के लिए है किसी भी फील्ड में, बता सकते हो कमेंट करके, है भाई, बता सकते हो आप लोग कितने % रिजर्वेशन वीमेंस के लिए है इसके अंदर हमारा मतलब भारत में, ठीक है। बताओ यहाँ पे इस वाले क्वेश्चंस में आपके सामने अफेक्ट हो गया पॉलिटिकल लाइफ, किस तरह से अफेक्ट होता है। यहाँ से केस बेस्ड आ जाएगा भाई, क्या है यहाँ से केस बेस्ड आ जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। पॉलिटिकल पार्टीज में आपके पास मल्टी पार्टीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा एग्जांपल है, और इसके कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट का, ठीक है भाई। वन पार्टी सिस्टम अलायंस द स्टेट, समझ आ रहा ना भाई, यही टॉपिक आएगा। अगर कहीं अभी भी सोच रहे हो कि छोड़ के दूसरा चीज देख लूं, आपने बहुत देख लिया इधर उधर की चीजें, अब ये मेन चीजें पढ़ना शुरू करो जो अभी आपके सामने एक्चुअली पूरा सेट है एक साथ। ये है भाई आपके पास मल्टी पार्टी सिस्टम, ये आपके पास क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ से ये चीज आएगा, नो नेशनल पार्टी होता है, स्टेट पार्टी होता है, फिर आपके पास यहाँ से इसी टाइप की चीजें आएंगी और ज्यादा कुछ नहीं आएगा भाई। मेरे को लग रहा है यहाँ पे तो गलत है, आईएनसी गलत लग रहा है भाई, ये क्या गलत लग रहा है। देखो एक चीज देखो यहाँ पे बता देता हूँ, जब ये आईएनसी का पूछ रहा है ना, आईएनसी का पूछ रहा है भाई, यहाँ पे मेरे हिसाब से 1885 होना चाहिए, जो कि कंप्लीट डेट था 28 दिसंबर है ना 1885 में। जो आपके सामने एओ ह्यूम थे, उन्होंने इसका खोज किया था, और जो भारत के पहले महिला थी वो आपके सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष थे, और क्या थे वयुम तजब्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना, और तो कुछ ज्यादा इसमें खास लगा नहीं। चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ये तो आपको बताइए कि भैया कैसे कैसे पॉलिटिकल पार्टीज में चैलेंजेस है। जैसे आप ये बताओ, जैसे अगर कोई भी ऐसे हमारे शहर से नहीं जो दिल्ली से है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास चैलेंजेस थे आप, और यहाँ पे ये आपके पास बीजेपी, आप लोग जानते हो। तो बताओ इनके बीच में क्या क्या चैलेंजेस थे, और जो चैलेंजेस इन्होंने फेस किया और ये नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनका डाउनफॉल हो गया और ये जीत गए, समझे मेरे भाई। तो बताओ एक मेजर इश्यूज बताओ जो कि आम आदमी नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोग भाई पॉलिटिकल पढ़ रहे तो चीजें पता होनी चाहिए। रियल है भाई, पढ़ाई किताबी कीड़ा मत बनना कभी भी, ठीक है। लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे किताबी कीड़ा के चक्कर में, ऐसा पढ़ो कि दुनिया याद रखे। कोई बात नहीं कम नंबर आएगा, कोई बात नहीं, बुद्धि आपके पास पूरी होनी चाहिए, समझे ना समझे, याद रखना।
फिर आगे देखते हैं इसमें क्या क्या आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। ये तो मेरे भाई सारे सारे क्या है मेरे हिसाब से बना के लिख सकते हो, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोलिनेशन गवर्नमेंट के बारे में आप देख सकते हो किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेमोक्रेसी एक्सप्लेन्स द एडवांटेज। एक तो ये कर लो, एक ये कर लो, बस ये हो गया। ठीक भाई, बस इतना दो कर लो, आपके पास सारा चीज हो जाएगा। दो कर लोगे तो उसके बाद और कुछ नहीं। ठीक है, पढ़ तो सारे गए होगी, पढ़े तो लिया होगा अपने। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ से तो पहला ही सवाल आया था। ये भाई 2000 ये जो है 2023 में भी आया, 2024 में भी आया, ये 2025 में भी आएगा। तो ये पॉइंट आपको याद है। डेमोक्रेसी जब बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यही चीज लिख के आना मेरे भाई। पेपर एसएसटी का यहीं से बनता है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख लो ना हमारी वीडियो, आप पिछले साल में जाकर देख सकते हो। 2-2.5 सालों में आपको जो जो बताए वही पेपर में और इसी तरह के क्वेश्चन आएगा। समझे भाई? इस बात पे आप लोग लाइक कर दो, और भाई सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। ठीक है, फटाफट से 100 के करवा दो कम से कम, है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेगमेंट्री गवर्नमेंट ये हो गया। उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चंस में ही आते, बड़े क्वेश्चंस में आपको दिखा देता हूँ क्या था। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आ सकता है वो तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बेटर होता है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। ये भाई आपको बता दिया। डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स ऑफ द सोशल डाइवर्सिटी, एक तो ये पता आपको। डेमोक्रेसी इज बेटर देन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, रिव्यू द स्टेटमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। सम टाइम इंप्रूवमेंट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए। डिस्कस द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी, किस तरह से इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशननेस होता है। शॉर्ट एक्सप्लेन द आउटकम्स डेमोक्रेसी, जो बताया मैंने आपको कि व्हाई इज डेमोक्रेसी बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। डन भाई, फिर आपके सामने यहाँ पे आ गया डेवलपमेंट। ये आपके सामने डेवलपमेंट आ चुका है, और डेवलपमेंट से आपको पूरा डेटा याद रखना है क्योंकि ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता है। जैसे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपके सामने ये न्यू डेटा है भाई, पर कैपिटा इनकम वाले। ठीक है, मेन डेवलपमेंट्स, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीजें आपके सामने आता है। एक तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, फिर पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ये चीजें, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, फिर आपके लिटरेसी रेट क्या हो गया, यहाँ पे देखो एक एचडीआई, जो एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया जो वर्ल्ड रैंक है 131 है। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, पर कैपिटल इनकम क्या क्या होता है, टोटल नेशनल इनकम, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड किया जाता है। लिटरेसी रेट कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, ये आपके पेपर में आते हैं। समझे? जब ये सारी चीजें हो जाती है तो मेरे भाई अब आप सामने आता है जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, वो बड़े क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बना के पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ केरला, और पिछले बार जो क्वेश्चन आया था, पिछले बार क्वेश्चन ये आया था, मैं बता देता हूँ जो मुझे याद है। केरला हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, इनमें लिटरेसी रेट किस तरीके से आप देखते हो, ये क्वेश्चंस बना था। ठीक है, नोट कर लेना, आप इसके आंसर राइटिंग तैयार कर लेना, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डन है भाई। ठीक भाई, आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस क्या है। What the conditional aspect of the one could contribute before the accepting job, explain the sustainable development, refer to the groundwater। देखो भाई, एक ये कर लेना भाई, इस तरह क्वेश्चंस आप ना प्रैक्टिस कर लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रेफर द ग्राउंड वाटर। वैसे भी मैंने आपको बताया कि जो आपके सामने यहाँ पे केरल था, और ये आपके पास पंजाब था, और ये बिहार था, इनकी जो लिटरेसी रेट है वो कैसे देखते हो। समझे? एक ये क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इन सब से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मैं पॉवर्टी तैयार कर रहा हूँ। अगर कल आपके सामने हो सके तो मैं आपको क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो प्रीवियस में आया था। क्या आप लोग की डिमांड है, ये बताओ, क्या आप लोग की डिमांड है पीवाईक्यू के कम से कम 2 सालों के पेपर आपके सामने जाए। समझे भाई? 2 ईयर लिख लो यहाँ पे, कभी आप गलत समझ जाओ। समझे भाई? ये सिर्फ चीजें, तो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी ट्राइस नहीं, आप जानते हो तीनों का डिफरेंशिएट आएगा ही आएगा, तो इसमें कोई ज्यादा सोचना है नहीं। बट एक पॉइंट ये भी करके जाना, कभी कभी क्या होता है, गांधी जी हमारे हर जगह कूद रहे हैं यहाँ पे, गांधी रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट क्या था, ये भी आप एक बार कर लेना। प्राइमरी सेकेंडरी ट्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपके सामने जीडीपी रेट बढ़ा था। तो ये एक बार ना आप टेबल याद कर लो। जब भी कभी भी आप कोई आंसर लिखोगे, उस आंसर में आप ना एक डेटा दिखा सकते हो कि भैया अगर हम बात करते हैं जीडीपी रेट की, तो प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी सेकेंडरी और ट्राइसरी में 1971 से 72 में 25%, 35 और 100% की थी कहानी यहाँ पे। तो ये 15% और ये धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ, बट धीरे धीरे ये आगे जाते जाते किस तरीके से बढ़ना शुरू हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। ये डेटा वाला भी क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, कभी कभी याद रखना, ये सारे क्वेश्चन परेशान कर देगा पेपर में, इसलिए पहले ही पढ़ के जाना। ठीक है, फिर उसके सामने आपके पास क्वेश्चन आता है, ये आपके थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सोच के क्वेश्चन लिखने की बेस्ड कहानी होगी। अगर क्वेश्चंस लिखोगे नहीं तो कहानी इसकी खराब हो जाएगी। ठीक है, कि व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं, एक तो ये हो गया। ठीक है,
फिर देखो आपको कुछ इस तरह कोई ने कहा रमेश इज गेटिंग द पेड लीव अलोंग विद द फिक्स वर्किंग आवर्स है ना, मेंशन द विच फील्ड एम्प्लॉयमेंट इज हाउस वर्किंग, मतलब थोड़ा सा आप ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। फिर महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गए। फिर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में और ऑर्गेनाइजेशन एंड अनऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन दिखे भाई यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, रिमूव द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयड किस तरह से हटा सकते हैं, और आपके सामने ये चीज देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये सारी चीजें आते हैं। और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से है, और मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी इन तीनों का डेफिनेशन आप करके जाना, पेपर आपके यहाँ से बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ज्यादा सोचने के भाई सीधा सीधा करने का। मनी क्रेडिट से आप एसएसजी कर लेना, मनी क्रेडिट मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी एक बार कर लो। यहाँ पे मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या है, यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म पता है क्या आप लोग को, है भाई पता है मेरे भाई, तो आप लोग कमेंट करके बताना दोस्त, अगर पता है आपको तो, है भाई पता है मेरे भाई, पता है तो आपको करके बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ। फिर आपके सामने ये जो है, ये तो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पेपर आपके 1000% बनेंगे, किस तरीके से महिलाओं का समूह एक गांव एरिया में जाके सारी चीजों को देखती है और अच्छा कर देती है, ठीक भाई, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चंस आता है जो लॉन्ग क्वेश्चंस है। अब ध्यान सुनना, लॉन्ग क्वेश्चन में आप क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको मैं देखना भाई, जो आपके मॉडल ये डबल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बॉन्ड्स का, ये क्या होता है। फिर आप सामने बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये सारे कर लेना मेरे भाई, ये कहीं छोड़ दो आप। हाउ डज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपीरियर किस तरह केस होता है, फिर आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरह से काम करता है, ये आपके लिए भाई। और कैट इज द फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, किस तरीके से फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स में होते हैं, ये सारी चीजें। मनी क्रेडिट, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तीनों टॉपिक, ये तीनों क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका काम ऑलमोस्ट यहाँ से हो जाएगा, ठीक भाई, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक, आप जानते हो ग्लोबलाइजेशन आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। एम क्या है, कैसे इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैसे पड़ता है, ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ा रोल है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पड़ा था, है भाई। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। फिर आपके सामने एक मल्टीनेशनल कंपनीज भी है, एक ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या था, लास्ट ईयर क्वेश्चन ये आया था ग्लोबलाइजेशन के ऊपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब इंटरनेट की, टेक्नोलॉजी की किस तरह से इंपैक्ट किया, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंड हुआ था। क्वेश्चन ये था, बिल्कुल सोचा हुआ समझा हुआ क्वेश्चन था। आप चाहे तो पीछे प्रीवियस साल में देख सकते हो, जो भी क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया, जो भी लॉजिक बताया, अगर आपने उतना कर लिया, समझो आपके 80 में से 70 मेरे भाई 100% गारंटी। बट आप करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा धर्म था आपको कर देना, आपका धर्म था भाई करो ना करो, आपके ऊपर डिपेंड है। बट हाँ मैं इतना उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर करके जाओगे, ठीक भाई। चलो आगे देखते हैं शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। डन मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि व्हाट इज द लिबरलाइजेशन, ये तो आप पढ़ ही लेना। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, देखो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्री मेंशन टू वे टू द हाउ कंट्री कैन बी द कनेक्टेड, है ना भाई। ये है कनेक्टेड किस तरीके से होते हैं, डन भाई। हाउ इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कनेक्ट विद द ग्लोबलाइजेशन, ये क्वेश्चन आपके इसी तरह क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घूम के आया था कि जो साइंस एंड टेक लिखा था वहां पे, साइंस एंड टेक किस तरीके से इंपॉर्टेंस ग्लोबलाइजेशन पे इंपैक्ट करता कि जो पूरे वर्ल्ड में फैलने के लिए। ये क्वेश्चन तो भाई और तो कुछ है नहीं, बस ये सारा चीज हो गया तो आपके पूरे हो सकते हैं, पूरे पेपर आप कर सकते हो, बस इतना सफिशिएंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा, मैंने अपना दिल से आपको भाई सच बता रहा हूँ, जो पेपर में आ सकता है, जो पेपर में अभी तक आया है, यही आपको बताया। इसके बाद आपको मैप दिखा सकता हूँ, मैप बन जाएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ कर लो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्त। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। 10th में आप 90+ में गए, इंटरव्यू आपके 110% की श्योरिटी। तो मेरे भाई आप टेंशन मत लो, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।